नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और धान्य विकास। चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। और आज इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे वो बात करेंगे धान्य विकास की, या जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। धान्य विकास या इंग्लिश में इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को 3 भागों में आप बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसा पहला है कि पर्यावरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कार्य क्या है। तो हमने डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट और उसके जो वर्क है वो हम लोगों ने जाने कि पर्यावरण क्या होता है, उसके क्या कार्य हैं, वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में जाना। फिर उसके बाद भारत की में जो पर्यावरण की स्थिति है उसकी हमने लेक्चर 2 में चर्चा करी। और जो आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो धान्य विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखिए, अब कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी कक्षा 11 में आने के बाद अगर ये बात कहता है कि गुरुजी हमने तो धान्य विकास शब्द ही पहली बार सुना है, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ा है। ऐसा नहीं है। आपने कक्षा 10 में भी धान्य विकास की बात करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है, बड़े विस्तार से उसको पढ़ा है। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे से पढ़ा है वो तो मैं उनको बुक के साथ चैप्टर का रेफरेंस देकर के बता दूं। जैसे कि कक्षा 10 में ज्योग्राफी में, भूगोल में जो संसाधन एवं विकास वाला अध्याय था, वहां पे आपने सतत पोषणीय विकास की बात करी, तो सतत पोषणीय विकास और धान्य विकास एक ही बात होती है। आपने कक्षा 10 की ही अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 विकास जब पढ़ा था, तब विकास की जो धान्यता है वो वाला टॉपिक पढ़ा, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही टॉपिक था। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज तक कभी भी धान्य विकास की चर्चा नहीं करी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है। पर जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में आते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा क्लासेस का रैंक बढ़ता जाता है, वैसे ही क्या है बच्चों की जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा इनलार्ज होता जाता है, बड़ा होता जाता है। मतलब अगर आप कहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन में उसके जो कॉन्सेप्ट है खत्म कर देते हैं। वही चीज अगर हम 10th के बच्चों को समझा रहे हैं तो थोड़ा सा हायर जाकर के समझाते हैं। 11th 12th के बच्चों को समझा रहे हैं तो थोड़ा सा और हायर जाना पड़ता है। और कॉलेज का बच्चा अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा डीप में जाकर करके पढ़ता है। तो इसलिए क्लास के हिसाब से डिपेंड होता है। अब हम आज क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं धान्य विकास की। अब यहाँ पे देखिए 2 शब्द है, एक शब्द है विकास और एक शब्द है धान्य। धान्य का मतलब बाद में समझेंगे, पहला विकास की तरफ ध्यान दीजिएगा। विकास या डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रगति या सुधार मुझे नजर आता है, किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस या इंप्रूवमेंट मुझे नजर आता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर विकास हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मेरी रोड टूटी हुई है और कहूँ कि रोड यहाँ पर अब सुधर गई है, पहले की तुलना में रोड बेहतर हो गई, तो मैं कहूंगा कि विकास हो रहा है। ये चीज अपन पहले जान चुके हैं। तो विकास, डेवलपमेंट। अभी जो विकास शब्द है, ये विकास शब्द हर जगह लगता है। जैसे हम कहते हैं आर्थिक विकास, देश का विकास, व्यक्ति का विकास, इस समाज का विकास, कॉलोनी का विकास, एरिया का विकास। ये विकास जो शब्द है हम हर जगह लगाते हैं। और जनरली अगर आप सुनते हैं तो देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो हम उसमें बात ये कर रहे हैं कि आर्थिक विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास की अगर मैं जब भी बात करता हूं तो सीधा सा हमारे दिमाग में एक बात आती है कि देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि होना देश का आर्थिक विकास है। मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा देश का आर्थिक विकास माना जाएगा। और जीडीपी बढ़ने का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का अर्थ यह है कि देश में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो चुका है, वो बढ़ चुका है। और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होने के लिए आपके पास संसाधन होना जरूरी है और उन संसाधनों का सही से इस्तेमाल कर करके ही आप देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं देश के आर्थिक विकास की, मतलब ये आर्थिक विकास भी किससे जुड़े हुए हैं? ये हमारे संसाधनों से जुड़े हुए हैं, उन संसाधनों से जो हमारी आवश्यकताओं को पूरे करते हैं। और ये संसाधन हमें कहां से मिल रहे हैं? ये हमारे पर्यावरण से मिल रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा पर्यावरण और हमारे देश का आर्थिक विकास दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे एक शरीर और आत्मा दोनों एक साथ है तब तक ही उनकी वैल्यू है, नहीं फिर बाद में कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार से आर्थिक विकास और पर्यावरण एक साथ है। एक सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं पर वो अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों का साथ होना बड़ा जरूरी है। अगर पर्यावरण
संरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो ही देश का आर्थिक विकास या समाज का या व्यक्ति का आर्थिक विकास संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो यहां पर अभी तक की जितनी भी आपने इकोनॉमिक्स की पूरी कहानी आज तक के जीवन में पढ़ी है, आपने आर्थिक विकास की चर्चा करी और विशेष करके कक्षा 11 में आने के बाद आपने देखा कि भैया अंग्रेजों ने इस स्थिति में भारत को छोड़ करके चले गए, उसके बाद हम पंचवर्षीय योजना लेकर के आए, एलपीजी लेकर के आए, निर्धनता को दूर करा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, अलग अलग मुद्दों पर आपने बात करी और हर जगह शब्द जो प्रयोग करा गया विकास 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 विकास, और विकास के नाम पे यही कहा गया कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, कहीं पर हम उद्योग लगा करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, कहीं पर हम सेवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, पर इस विकास के लिए जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो कितना संरक्षित है, कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, ये हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो इन चैप्टर्स में करनी है। और आज ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारा पर्यावरण और हमारा देश का विकास दोनों जुड़े हुए हैं। किसी भी देश में अगर आप बात करें पर्यावरण खत्म होगा, विकास संभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से हमें संसाधन मिल रहे हैं, रिसोर्सेज हम लोगों को मिल रहे हैं और उन्हीं संसाधनों से फिर हम विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जब ये देश का आर्थिक विकास पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है तो मतलब ये धारण्य शब्द फिर किस लिए, ये धारण्य का किस चीज को दर्शाता है? धारण करना, मतलब किसी चीज को आप एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लेते हो, धारण कर लेते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे बहुत सी बार जो बच्चे ये कहते हैं कि सर एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है और एक बच्चा फिर 5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है, ये हमारी कैपेसिटी से बाहर है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो सर हम इसको धारण नहीं कर पा रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, उसके सिर पर 4 ईंट रखी, 5 रखी, 6 रखी, 6 के बाद वो बोलेगा नहीं भैया अब कैपेसिटी नहीं है, अब धारण नहीं कर पाऊंगा, अगर अब रखी तो मैं सारी की सारी और गिर दूंगा, जितनी अभी तक रख रखी थी वो भी गिर दूंगा। धारण एक प्रकार से उस चीज को, किसी भी बात को एक कैपेसिटी है कि आप कब तक एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि उस व्यक्ति को कितना ही बोल लो उसको गुस्सा नहीं आता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, पर जिस दिन आता है उस दिन बहुत भयंकर आता है। मतलब उसकी धारण करने की कैपेसिटी थी जब तक तो उसने सुन लिया, पर जब उसकी धारण करने की कैपेसिटी खत्म हो गई तो भैया फिर काम खत्म है, फिर काम तमाम है। उसी प्रकार से हम पर्यावरण की बात करते हैं। आज जो पूरा विश्व जितना विकास कर रहा है, आज आप कहीं पर भी देखिए आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, पूरे विश्व में एक दौड़ लगी हुई है कि नहीं भैया ये ऐसा करना होगा, ये करना होगा, वो ऐसा, हम इतनी उद्योग लगा देंगे, यहां से खनिज निकालेंगे, वहां से पेट्रोल निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहे हैं, पर्यावरण की बात नहीं कर रहे। और इस आर्थिक विकास के चक्कर में हमने सारे जो जंगल है हम उनको काटते जा रहे हैं, हम सारे खनिज निकालते जा रहे हैं। नहीं, सब आर्थिक विकास करना है। तो अब धीरे धीरे जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसकी जो धारण करने की कैपेसिटी थी कि हाँ भैया तुम जितना मेरा नुकसान कर रहे थे कर लो, पर अब वो कैपेसिटी बाहर हो चुकी है। इसलिए क्या है, पर्यावरण अब आपको अलग अलग समस्याओं के रूप में आपके सामने आता है। कभी कुछ समस्या होती है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का होना, ठीक है, कि जो पृथ्वी है उसका गर्म होना, ओजोन के में छेद होना, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आज आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सब क्या है, ये पर्यावरण की धारण शक्ति जो है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए कहा गया है कि अब विकास ऐसा करो कि उसको पर्यावरण धारण कर पाए, उसको पर्यावरण एक्सेप्ट कर पाए। मतलब सीधा सा इतना सा मतलब है, विकास करना है पर पर्यावरण को सुरक्षित कर करके करना है, पर्यावरण को बचा कर करके करना है। आप अगर किसी जगह पेड़ काटते हो बिल्डिंग बनाने के लिए, दैट्स गुड, बट उतने पेड़ काट रहे हो वो कहीं दूसरी जगह भी आप एडजस्ट करिए, जिससे कि जो हमारा संतुलन है, जो प्रकृति का संतुलन है, जो पर्यावरण का संतुलन है, वो संतुलन बना रहे, वो संतुलन नुकसान नहीं होना चाहिए। और पूरा विश्व बच्चों, आज पूरा विश्व इस सवाल पे खड़ा है कि धारणीय विकास करा जाए तो करा कैसे जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो कैसे हो, ठीक है, किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। परंतु और सब पूरी दुनिया आज आर्थिक विकास की दौड़ में लगी है कि हम सब आर्थिक विकास करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। परंतु हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम भूटान है। आप अगर भूटान में घूमने के लिए जाएंगे ना तो आपको वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी देनी पड़ती है। मतलब आपका जितना टूरिज्म पे और पे खर्चा लगेगा उससे ज्यादा तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि आप यहां आ रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, मतलब वहां के पर्यावरण पे सरकार बहुत खर्चा कर रही है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस प्रकार का अगर हर देश की सरकारें लगाए तो शायद कुछ अच्छा होगा। और वहां पर शायद भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के इतना भी है कि भाई इतना फॉरेस्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है। वहां पर सिर्फ कानून कागज पे नहीं है, वो लागू भी कर रखा गया, इतना % फॉरेस्ट होना चाहिए। भारत की भी
जो वन नीति है वो ये कहती है कि भैया 33% जो भारत का जितना भी एरिया है उसका 33% जो है वहां पर वन होना चाहिए, परंतु आज भारत के पास सिर्फ 24% वन है। इस पर और सरकार को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो हम आज जो बात करेंगे धारणीय विकास की बात करेंगे, मतलब जो हमने हमारे आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को दूर करके अब ऐसा विकास करना है जिससे कि हम हमारी जरूरतों को पूरा कर सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख करके आने वाली पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण दे सके। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अब देखिए, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के लिए आवश्यक है। इन्वायरमेंट और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी और एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है। कैसे है? देखो, आज ये पर्यावरण है, इसी पर्यावरण से हमें सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने को भी मिल रहा है, खनिज भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, और इसी से लेकर करके हम हमारी अर्थव्यवस्थाओं को, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पर निर्भर है। फिर जब ये ज्यादा बेहतर हो जाता है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को और भी बेहतर कर सके। तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और इसलिए एक दूसरे के लिए ये आवश्यक भी हो जाते हैं। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है। तो पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है। मतलब पर्यावरण पे जो भी होने वाला आज परिणाम हमें दिख रहे हैं, भाई पर्यावरण पे कितना नुकसान हो रहा है। आज क्या हो रहा है, खनिज कहीं से बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं। हमने देखा था कि खनिज जो है, जो बनने की दर होती है उससे जल्दी हम उसको खत्म कर देते हैं। मतलब उसके निष्कर्षण की जो दर है वो ज्यादा है और बनने की जो दर है वो स्लो है। मतलब जितना समय बनने में लगता है उससे तो कम समय में हम उसको खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से सारे के सारे जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी आवश्यकताओं को, हमें हमारी जरूरतों को पूरा करना है। तो अब इनसे क्या है, पर्यावरण पर हमें कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन में छेद हो गया, इस प्रकार के। अगर उनकी हमने अवहेलना कर दी, मतलब क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर हमने उनकी अवहेलना कर दी, अगर उनको इग्नोर कर दिया, तो विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है। तो मतलब पर्यावरण उस विकास को ही खत्म कर देगा जिससे कि जीवन चल रहा है, जिससे जीवन बना हुआ है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर पर्यावरण पर आज जो बुरे नुकसान हो रहे हैं, अगर आपने उनको अवॉइड करा, उनको इग्नोर करा, तो जो विकास हुआ है पर्यावरण उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और जीवन जो धारण करने वाला विकास है उसको खत्म कर देगा। यहां पे जो एक तस्वीर दिखाई गई, ये तस्वीर दो मैसेज दे रही है कि एक तो हमें पौधा लगाना चाहिए और दूसरा नीचे लिखा हो सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ऐसी ग्रोथ जो लगातार होती रहनी चाहिए। धारणीय विकास, या जैसे मैंने भी आपको कहा है, इसको सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत का मतलब क्या होता है बच्चों? सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार। पोषणीय मतलब पोषण वाला, बेहतर। एक ऐसा विकास करना है जो लगातार होता रहे और पोषण के साथ होता रहे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति है महीने में एक बार जिम जाकर करके आ जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। मतलब एक दिन गया और 10 घंटे जिम कर करके आ गया, और एक व्यक्ति ऐसा है जो डेली जाए पर 1-1 घंटे डेली जिम कर करके, कौन सा बेहतर होगा? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, जो डेली जा रहा है। 1 घंटे में कौन सी, एक दिन में कौन सी बॉडी बनती है? तो उसी प्रकार से हम एक बार में अगर सारा निकाल करके खत्म कर देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां क्या लेंगी? उनके पास तो कुछ ही नहीं बचेगा। हम बहुत बेहतर जीवन जी करके चले जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियों के पास इतना भी नहीं बचेगा कि वो अपने जीवन को सरवाइव कर पाए, वो जी पाए। तो हमें कैसा विकास करना है? ऐसा विकास करना है जिससे कि लगातार जो विकास है वो चलता रहे, आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर जीवन जी सके और उनसे आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर जीवन जी सके। जैसे कि पानी के लिए कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो पानी है वो नदियों में देखा, फिर उसके बाद जो आने वाले उन्होंने कुओं में देखा, और फिर हम आज इस हालत में आ गए, हम पानी की बोतल जो है बोतलों में देख रहे हैं। मतलब जिस पानी के लिए कभी कोई पैसा नहीं मांगा करता था, आज उस पानी की बिक्री होती है, उस पानी को बोतलों में डाल करके बेचा जाता है। अतः आवश्यकता है ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। तो अब आवश्यकता किस बात की है? आज पर्यावरण की अगर कोई भी परिणाम हो रहा है और उसकी अवहेलना करते हैं तो वो उस विकास को ही विनाश कर देगी जिस पर जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है। तो फिर क्या करना होगा? मतलब जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ियों का मतलब जो है भविष्य की पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है हम लोगों की, उसको कम से कम औसत गुणवत्ता प्रदान करें हम लोग, कम से कम इतनी तो उनकी लाइफ की बेटरमेंट उनको दे जितना आज हम लोग जी रहे हैं। हम उससे बेहतर भी नहीं छोड़ करके जा सकते, तो कम से कम इतना तो छोड़ करके जाए कि भाई हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा आप लोग जियो। जैसे आज एक बात बताइए, आज हर बच्चा अपने माँ बाप से क्या उम्मीद करता है? वो ये उम्मीद करता है कि मेरे माता पिता जिस हालात में जीवन जी रहे हैं
कम से कम अगर वो उससे बेहतर जीवन मुझे नहीं दे करके जाए तो इतना तो दे करके जाए। मतलब अगर मेरे पिताजी के ऊपर आज कोई कर्जा नहीं है तो कम से कम वो मुझे एक्स्ट्रा पैसा ना दे करके जाए, पर कोई कर्जा भी ना छोड़ करके जाए। ऐसा रहता है, काफी लोगों के मन में होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जब हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है तो उनके लिए ज्यादा बेहतर जीवन भी नहीं दे सके तो कम से कम इतना तो जीवन दे कि जैसा हम जी रहे हैं आज, हमारे पास 2 वक्त का बेहतर खाना मिलता है, हमें सुख सुविधाएं मिलती है, सब कुछ जैसा पर्यावरण हमें मिल रहा है वैसा एटलीस्ट हम लोग उनके लिए छोड़ करके जाए। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी ने बल दिया, जिसने इस प्रकार परिभाषित किया, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब धारणीय विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इस पर किसने जोर दिया है, किसने बल दिया है, मतलब जो मेन फोकस डाला है इस धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो किसने डाला है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। किसने डाला है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और उसके विकास सम्मेलन ने इसने जो धारणीय विकास है उसको किस प्रकार से परिभाषित करा है। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास को किस प्रकार से परिभाषित करा है? ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा विकास, और ये कौन सा विकास है? देश का आर्थिक विकासों की बात हो रही है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौते किए बिना पूरा करे। मतलब सीधा सा कह रहा है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, मतलब आज आप और मैं हैं, अपन लोग आज जो भी हमारी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें, उनको पूरा करें, परंतु जो भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें, उनको उनकी आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुंचाए हम हमारा आज डेवलपमेंट करें। सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा आज विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर हम पर्यावरण को इतना नुकसान ना पहुंचा दे कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। हम सारे के सारे संसाधन खत्म कर करके चले जाएं और फिर आने वाली पीढ़ी है वो बिना संसाधनों के ही मर जाए और उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कर करके जाना है। आज आप देखिए, आज हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल पा रही है। किसके कारण नहीं मिल पा रही है? मानवों के कारण, क्योंकि हमने पेड़ पौधे सब काट दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। आज ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, आज ओजोन में छेद हो चुका है, कितनी भयंकर समस्याओं का सामना पूरे विश्व को करना पड़ता है। ये किसके कारण है? हम सबके कारण है। और फिर अगर ऐसी स्थितियों में और भी आज फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां कैसे जीवन यापन करेगी, कैसे जिएगी? उनके लिए तो बहुत कठिन समय देखने को उनको मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो विकास, यूएनसीडी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट क्या कहता है कि ऐसा विकास हो जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, परंतु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की क्षमता का समझौते किए बिना पूरा करे। मतलब भावी पीढ़ी की जो आवश्यकता है उनके साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम, जितना एटलीस्ट आपको मिल रहा है वो तो उनको मिलना ही चाहिए। उससे ज्यादा छोड़ करके जाओ तो आपकी मर्जी है, पर उनसे कम, आपकी तुलना में कम तो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा विकास करो जो लगातार रहे, निरंतर रहे, आने वाली पीढ़ी भी उन चीजों का सुख उठा सके, ऐसा विकास करो। यह बात यूएनसीडी कहता है। इस परिभाषा को दोबारा पढ़े, ठीक है, इस परिभाषा को दोबारा पढ़िएगा और आप देखेंगे कि आवश्यकता और भावी पीढ़ी, ये 2 महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इस परिभाषा को जब आप वापस रीड करते हैं तो यहां पे 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आवश्यकता, जरूरत, और एक भावी पीढ़ियां। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अवधारणा है। आवश्यकता आज वालों की भी है और आने वालों की भी होगी। भाई जरूरत आज मेरी भी है कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, ये मेरी भी आवश्यकता है और आने वाले की भी होगी, आने वाली जो पीढ़ियां है उनकी भी होगी। और भावी पीढ़ियां, ये आवश्यकता हमसे भी जुड़ी हुई है और भावी पीढ़ियों से भी जुड़ी हुई है। हम क्या सोचते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये सोचते हैं ना। अपना काम होना चाहिए, मुझे पानी मिल जाए चाहे पूरी कॉलोनी को मिले या ना मिले, मेरे पास संसाधन होने चाहिए, बाकी दूसरे के पास हो या ना हो। हम हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। हम यहां तक कि हमारे साथ आज जो लोग जी रहे हैं उनकी भी नहीं सोच रहे। हम भावी पीढ़ी की कैसे सोचेंगे? पर सोचनी पड़ेगी हमें कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं एटलीस्ट कम से कम वो उतना बेहतर जीवन तो जी सके। तो आवश्यकता और भावी पीढ़ियां पर 2 महत्वपूर्ण अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है।
परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। अभी जो आवश्यकता है, देखिए अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अवधारणा है, एक आवश्यकता और एक भावी पीढ़ी। तो ये जो आवश्यकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जरूरत का कॉन्सेप्ट है, ये किससे जुड़ा हुआ है? संसाधनों के वितरण से जुड़ा हुआ है। मतलब जो आज हमारे पास संसाधन है ना, संसाधन क्या, जो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। जो भी पर्यावरण में उपलब्ध है और जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं वो संसाधन है। संसाधनों के वितरण से कि जो संसाधन आज हमारे पास है वो आने वालों के लिए भी रहे, बंटवारा संसाधनों का सही प्रकार से। जैसे यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई है कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे दीदी पेड़ पौधे लगा रही है, ये भैया सोलर पैनल लेकर के खड़े हैं, ये विंड मिल है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा के लिए भैया यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे हैं। तो पृथ्वी हमारा घर है और इसको हमें ही संरक्षित करके रखना होगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा दे। सम्मेलन की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, जिसने उपयुक्त परिभाषा दी, धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है। अब जो सम्मेलन हुआ था यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाला जो सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या करी गई थी, परिभाषा दी गई थी, उसमें एक रिपोर्ट जारी करी गई, आर कॉमन फ्यूचर, हम सबका जो फ्यूचर है वो एक कॉमन है। देखो आज लोग क्या करते हैं, लोग पैसों को बचाने के लिए लड़ते हैं, अपने पैसों को, अपनी जमीन को, अपने जाति को, अपने अलग अलग वर्गों को, अलग अलग धर्मों को, मैं इसको बचा लूं, उसको बचा लूं, हम सब बताने किस किस को बचाने के लिए लगे हुए हैं, जो कि सब कुछ क्या है कि खत्म होना है, सब कुछ खत्म हो, पैसा भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी चली जाएगी, सब कुछ चलिए, पर जो हमारा कॉमन फ्यूचर है, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा एनवायरमेंट है, हम उसको कोई बचाने की नहीं सोच रहा। कोई व्यक्ति कहता नहीं साहब ये मेरे परिवार का पैसा है, इसको बचाना है। और आजकल तो पैसों के लिए भाई भाई को गद्दारी कर जाएगा, किसी के साथ भी गद्दारी कर जाएगा, पर हम इतना नहीं सोच रहे कि यार हम हमारे पर्यावरण को नहीं बचा रहे। जिस पर्यावरण में सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, हर अमीर गरीब सब रह रहा है, उस पर्यावरण की कोई नहीं सोच रहा है। तो यहां पर क्या रिपोर्ट जारी करेगी, आर कॉमन फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर जो है वो एक जैसा है। अगर आज सारे के सारे मिलकर करके सतत पोषणीय विकास को, धारणीय विकास को अपना लोगे तो फ्यूचर बेहतर है, और नहीं तो भैया फिर फ्यूचर तो बेकार हो जाएगा। जिसने धारणीय विकास की व्याख्या करी और कहा कि सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, इनकी पूर्ति होनी चाहिए, एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि, और हम सभी अच्छे जीवन के लिए कुछ आकांक्षाएं रखते हैं, कुछ डिजायर्स रखते हैं, उनकी संतुष्टि होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऐसा अवसर सभी को प्रदान हो। मतलब हर व्यक्ति अपनी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो पूरी कर पाए और उसकी अपने जीवन में कोई इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरी कर पाए, ऐसा अवसर सबको मिलना चाहिए। यह बात यहां पर आर कॉमन फ्यूचर में कही गई है। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पूर्ण वितरण की आवश्यकता होगी, इसलिए एक नैतिक प्रश्न है। अब सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए मतलब हम सभी की जब आवश्यकता पूर्ति की बात करते हैं तो संसाधनों का पूर्ण वितरण, मतलब आज आप देखिए किसी के पास संसाधन बहुत ज्यादा, आप देखिए मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के 50 लोगों, जो सबसे अमीर 50 लोग हैं वो, और विश्व के 50 लाख जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, इनके पास बराबर इनकम है। जितनी इनकम विश्व के 50 लोगों के पास है उतनी 50 लाख लोगों के पास है। मतलब एक तरफ के पास खूब पैसा और एक तरफ बहुत कम पैसा है। किसी के पास 56 भोग है, किसी के पास 2 वक्त तक का खाना नहीं। तो ये क्या है, ये संसाधनों की वितरण सही से नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। आज जो विकसित देश है उन्होंने संसाधनों को बहुत ज्यादा बर्बाद करा है, हाँ? और जो विकासशील देश है वहां के संसाधनों को भी वो बर्बाद करके चले गए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज करके ही गई। तो इसलिए संसाधनों को फिर से बांटने की आवश्यकता है, जिससे कि उनकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो। ये एक नैतिक प्रश्न बनता है। सम्मेलन की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर उपयुक्त भाषा, धारणीय विकास, सभी की बुनियादी आवश्यकता और एक अच्छे जीवन आकांक्षाओं की बात करती है, सभी के लिए अवसर प्रदान करने की बात करती है, और पूर्ण वितरण, संसाधनों का जो पूर्ण वितरण है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी आवश्यकता हमारे लिए होगी। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे इमेज लगाया गया है। ये इमेज 2 चीज दर्शाता है। पहली तो ये बात है कि पेड़ को दर्शा रहा है, और दूसरी बात ये देखिए ग्रोथ को दर्शा रहा है, ग्रोथ को दर्शा रहा है। प्रकृति से अलग होकर करके, नेचर से अलग होकर करके हम ग्रोथ नहीं कर सकते बेटा। प्रकृति से जुड़ा रहना बड़ा जरूरी है हमारे सतत विकास के लिए, खुद व्यक्ति के सतत विकास के लिए जरूरी है प्रकृति से जुड़े रहिए। एडवर्ड बार्बियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जलपूर्ति इत्यादि के रूप में
परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। ये एडवर्ड बारबियर है। कौन है? एडवर्ड बारबियर। इन्होंने धारणीय विकास की जो परिभाषा दी है वो क्या है? बुनियादी स्तर पर गरीबों का जो जीवन है उसकी भौतिक मानकों को उजागर करके, मतलब उन्होंने क्या बोला कि धारणीय विकास का मतलब क्या है? जो गरीब व्यक्ति है उसके जो भौतिक मानक है, मतलब जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, जिनसे ये जो फिजिकल जीवन है हमारा जो बेहतर हो सकता है, उसके मानक, उसके स्टैंडर्ड अच्छा कर दे। जैसे कि उनको जो आय है वो आय उनको अच्छी मिले, इनकम अच्छी मिले, उनको शैक्षिक सेवाएं मिले, मतलब पढ़ा लिखाने की, स्वास्थ्य मिले, साफ सफाई का उनका ध्यान रखा जाए, जल पूर्ति करी जाए। इन सब के रूप में ही हम उनकी जो क्वालिटेटिव है, जो क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हैं, परिमाणात्मक बढ़ा सकते हैं। तो एडवर्ड बारबियर का क्या कहना है? एडवर्ड बारबियर का ये कहना है कि जो गरीब है उनको जो हम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अगर प्रदान कर देंगे तो कहीं ना कहीं धारणीय विकास है। एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? संसाधनों का पूर्ण वितरण होना चाहिए, जिसमें किसी के पास बहुत कुछ है वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब देखिए, सरकार भी यही करती है। जिनके इनकम ज्यादा होती है सरकार उनसे ज्यादा टैक्स लेती है, और जो बहुत गरीब होते हैं सरकार उनको सब्सिडी देती है। तो ये क्या करा? जिनसे पास ज्यादा इनकम थी उनसे लिया और जिनके पास कम थी उनको दिया। सब्सिडी का मतलब होता है सरकार सहायता करती है। ये चीज इतने में आती है, 500 में आती है, चलो 200 आप दो, 300 हम देंगे। तो सरकार पैसा वहां दे रही है, तो वो बराबर में लाने की कोशिश सरकार करती है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। अब अधिक स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो धारणीय विकास का जो लक्ष्य है वो क्या है? धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके, दरिद्रता का मतलब क्या होता है? गरीबी। ठीक है, जो गरीब है उनकी जो पूरी गरीबी है उसको कम कर दिया जाए और उनको चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह, चिरस्थायी मतलब जो लंबे समय तक चले और सुरक्षित जो जीवन हो वो अगर हम उनको प्रदान कर देंगे तो उससे क्या होगा? जो संसाधनों का अपक्षय, मतलब जो संसाधनों में गिरावट आ रही है, संसाधन जो खत्म होते जा रहे हैं वो नहीं होंगे, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा, सांस्कृतिक जो नुकसान है वो नहीं होगा, सामाजिक जो अस्थिरता है, समाज में अस्थिरता देखने को मिलती है, किसी के पास बहुत कुछ है किसी के पास बहुत नहीं है, वो भी कम से कम हो जाएगा। वही कहीं ना कहीं धारणीय विकास है। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। अब इस अर्थ में जो धारणीय विकास का अर्थ क्या होता है? ऐसा विकास जो विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की, मतलब जो बहुसंख्यक है, आज देखिए ज्यादातर देशों में जो गरीब है उनकी संख्या ज्यादा है, तो बहुसंख्यक कौन है? निर्धन है। उन निर्धनों की जो बुनियादी आवश्यकता है जैसे कि रोजगार, तो एडवर्ड बारबियर ने क्या कहा है? उनकी आय बढ़ाओ मतलब रोजगार, उनको भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ऊर्जा मतलब उनके घरों में बिजली होनी चाहिए, जल होना चाहिए, उनको मकान होने चाहिए। इन सब की पूर्ति कर करके हम क्या कर सकते हैं? इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि में, विनिर्माण में, बिजली सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करें। मतलब ये सब कुछ बढ़ाने के लिए हम रोजगार बढ़ाएंगे। रोजगार किस में बढ़ाए? ना कृषि में बढ़ाए, विनिर्माण में बढ़ाए, सेवा क्षेत्र में बढ़ाए, इन सब में रोजगार बढ़ा सकते हैं। ये पर्यावरण को दर्शाया गया है, मिट्टी को दर्शाया गया। ब्रुटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। अब ब्रुटलैंड कमीशन है, ठीक है, ब्रुटलैंड कमीशन, उस ब्रुटलैंड कमीशन ने क्या कहा कि यह हमारा नैतिक दायित्व है, ठीक है, कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। अब देखिए, नैतिक का मतलब क्या होता है? जो हमारा मोरल हो, हमारी मतलब मोरलिटी एक प्रकार से, जिसे हम अपनी भाषा में संस्कार कहते थे ना, कि नहीं ये तो मेरे संस्कार है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जहां नैतिक दायित्व की बात आ जाती है कि भाई ये मोरलिटी वाला है तो ये तो करना ही चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आज मैं कहूँ कि आज अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ और कोई 60-65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो खड़े हैं, तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है, मेरा मोरलिटी है कि मैं खड़ा हूँ और उनको सीट प्रदान करूँ कि अंकल आप बैठिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे में भी जान है, मैं खड़ा हो सकता हूँ पर आप बैठिए। ये हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है ना, मोरलिटी है। इसी प्रकार से देखिए, जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने की एक नैतिक दायित्व निभाते हैं। उनको पढ़ाते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक है, फिर उनकी शादी आदि करवाते हैं और उनको पूरी कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर जीवन बना सके, रोजगार ढूंढ सके, उनके लिए मकान बना करके देते हैं। मतलब उनको आने वाला जो उनका जीवन है उसके लिए पूरी ऑलमोस्ट उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म खड़ा कर करके जाते हैं। और वो उसको क्या समझते हैं? अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि नहीं साहब, मैं अपने बेटे का पूरा उसको बेहतर सेट कर जाऊं, ये उसकी मेरी जिम्मेदारी, ऐसा माँ बाप समझते हैं। अब ये किसी कहीं कागज में तो नहीं लिखा हो, कहीं पर नहीं लिखा हो, नहीं भाई माँ बाप की जिम्मेदारी, पर वो अपनी नैतिकता समझते हैं कि नहीं साहब,
हमारा बच्चा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को हम बेहतर से बेहतर जीवन दे करके जाए। इसी प्रकार से ये पृथ्वी पर हम सभी रह रहे हैं और इस पृथ्वी पर हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम क्या है कि व्यवस्थित भूमंडल प्रदान कर करके जाए। व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करने का मतलब यह है कि उनके पास भी वो सारे संसाधन हो जो कम से कम आज हमारे पास है। उससे बेहतर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पर उतने तो हो जितने कि आज हमारे पास थे। एक अच्छा व्यवस्थित भूमंडल हो जहां पर उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवा, पानी सब स्वस्थ और स्वच्छ जो मिलने चाहिए थे वो उनको मिल रहे हैं। ऐसा भूमंडल हम छोड़ करके जाए, ये ब्रुटलैंड कमीशन कहता है। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। अब दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, वर्तमान पीढ़ी को, मतलब जो आज हम लोग हैं, उनको आगामी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। देखिए अब क्या है कि भैया उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज किसी के पिताजी हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके बाद उनकी सारी जिम्मेदारी, उनकी सब किसका अधिकार होता है, उसको उत्तराधिकार कहा जाता है। तो जो वर्तमान पीढ़ी है को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। मतलब हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक बेहतर जो पर्यावरण है वो सौंपे। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए। तो अच्छी गुणवत्ता, बेस्ट जो क्वालिटी वाली जो चीज है ना, वो हम लोगों को छोड़नी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी वाली जो परिसंपत्ति है उनका भंडार छोड़ना चाहिए। मतलब सारे के सारे वो अच्छे जो संसाधन है ना, वो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े, जिससे कि उनका भी विकास हो सके। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करे। जो देखिए अभी वर्तमान पीढ़ी का क्या है, दायित्व है। दायित्व का मतलब क्या होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आज मेरा आपको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। आपका अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, ये आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है। तो ये वर्तमान पीढ़ी की दायित्व है कि हम विकास का संवर्धन करें। संवर्धन का मतलब क्या करें, ग्रोथ करें, उसकी विकास की ग्रोथ करके प्राकृतिक और निर्मित जो पर्यावरण है उसके बीच में सामंजस्य बिठाए। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जो पूरा जैसे भाई पेड़ पौधे हो गए, जो प्रकृति के द्वारा जो नेचुरल है, जिसमें मानव ने कुछ भी नहीं करा, वो प्राकृतिक पर्यावरण है। और निर्मित पर्यावरण क्या है, ये आज मकान, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये जो सब कुछ जो मानव के द्वारा बनाया गया है ये निर्मित है। और इनके बीच में क्या बनाना है, सामंजस्य बनाना है, मतलब तालमेल बनाना है। मतलब क्या कहना चाहता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा निर्मित पर्यावरण है वो भी अच्छा रहे। निर्मित पर्यावरण क्या है, ये आर्थिक विकास ही तो है। आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बेहतर घर बना रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये आर्थिक विकास ही तो है। पर इस आर्थिक विकास के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान नहीं, इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पर्यावरण विकास पे हो तो आर्थिक विकास पे है, तो दोनों के बीच में तालमेल बना रहना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। आज हमारे पास जितने भी नेचुरल संपदा है, जितनी भी जो नेचुरल प्रॉपर्टी, उसका संरक्षण करना जरूरी है। हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना जरूरी है, खनिजों को बचाना जरूरी है, स्वच्छ जल को बचाना जरूरी है, जो शुद्ध हवा है उस शुद्ध हवा का संरक्षण करना जरूरी है। इनको बचाना जरूरी है जिससे कि आने वाली पीढ़ी बेहतर जीवन जी सके। विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था की पूर्ण जनन क्षमता की सुरक्षा। प्राकृतिक की व्यवस्था, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसकी पूर्ण जनन क्षमता की सुरक्षा करनी है। पूर्ण जनन मतलब फिर से जनन करने की जो क्षमता है उसको सुरक्षित करना है। भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्च या जोखिम को हटाने के अनुकूल हो, और हम ऐसे काम करें जिससे कि जो आने वाली पीढ़ियां हो उनके ऊपर कम खर्च और जोखिम हटा सके हम, ठीक है, खर्चे को हटा सके, जोखिमों को हटा सके। हमने ये लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा है कि अगर पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होगा तो हमारा व्यय भी क्या होगा, ज्यादा होगा। भैया पहले के समय में क्या हुआ करता था कि पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित था, इसलिए लोगों को बीमारियां नहीं थी और नहीं थी, तो सरकार को ज्यादा खर्चे भी नहीं करने पड़ते थे। अब देखो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक तरफ से पर्यावरण भी लोगों को हॉस्पिटलों में भर्ती करवाता जा रहा है, तो इसलिए हॉस्पिटलों पे खूब खर्चा हो रहा है। तो वो तो जैसे पर्यावरण को आप रिएक्ट करोगे तो फिर तो खर्चे होंगे ही। हरमन डेली एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। अब हरमन डेली यह है एक विख्यात पर्यावरणवादी हैं जो पर्यावरण के लिए बात करते हैं और अर्थशास्त्री भी है। तो इनके अनुसार मानना है कि धारणीय विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होनी चाहिए। पहला, मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। पहली बात बड़ी ध्यान से सुनना, मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। मतलब जितनी पर्यावरण की क्षमता है उतनी ही मानव जनसंख्या होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी आवश्यकताएं ज्यादा है, अब उनके लिए हम क्या संसाधनों पर बोझ डाल रहे हैं।
यहां से भी निकाल लिया, जहां से मिल रहा है वहां से निकालते जा रहे हैं। तो इसलिए हरमन डेली क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए और उतनी रखो जितनी पर्यावरण की धारण क्षमता है। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाती है। अब इन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि जो पर्यावरण की धारण क्षमता है वो जहाज के एक भार ढोने की क्षमता के बराबर है। जो जहाज होती है वो एक लिमिट तक का ही तो जो वेट है वो उठा सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं उठा सकती। उसी प्रकार से पर्यावरण है, वो भी एक लिमिट तक का ही बोझ उठा सकता है, उससे आगे का नहीं उठा सकता। इसलिए जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती जाती है वो हमें धारणीय विकास से दूर लेती जाती है। जैसे जैसे एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक तरफ हम धारणीय विकास से दूर होते जाएंगे, क्योंकि धारणीय विकास का मतलब पर्यावरण को बचाना। और बचाओगे कब? जब आपके पास, हाँ भाई चलो हमारी आवश्यकता पूरी हो गई, पर जैसे किसी की आवश्यकता पूरी होती है फिर और पैदा हो जाते हैं, फिर बोला हमारी आवश्यकता पूरी हो, फिर उसके लिए हम पर्यावरण का नुकसान करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे हरमन डेली ये कहते हैं। फिर है प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो न कि आगत उपभोगी। अब जो प्रौद्योगिकी प्रगति है, ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रगति जो हमारे टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो आगत निपुण हो न कि आगत उपभोगी। मतलब हम लोग क्या है, उपभोग करने के लिए जो कर रहे हैं उसको हमें कम करना होगा। नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पूर्ण सर्जन है, बताइए पूर्ण सर्जन की दर से अधिक ना हो। क्या कहा गया है? जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन होता है जो नवीन हो सकते हैं, फिर से नए मिल सकते हैं, उनका जो निष्कर्षण हम लोग कर रहे हैं, हम निकालते जा रहे हैं, वो धारणीय विकास पर हो, मतलब इसी आधार पर हो कि धारण कर सके। उनकी निष्कर्षण की दर पूर्ण सर्जन की दर से अधिक ना हो, मतलब जो हम निकाल रहे हैं उनकी स्पीड बनने की स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बनने की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और खत्म होने की स्पीड हमारी कम होनी चाहिए, मतलब हम उनका कम यूज करें। गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो गैर नवीकरणीय संसाधन है जो गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनको हम किससे प्रतिस्थापित करें, किससे सब्स्टिट्यूट करें? नवीकरण से करें। मतलब इनकी जगह हम कौन से वाले करें? नवीकरण वाले यूज करें। और नवीकरण में हम ध्यान रखें कि पूर्ण सर्जन की दर अधिक होनी चाहिए। प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए और प्रदूषण के कारण जो भी अक्षमताएं उत्पन्न हुई है उनको सुधार किया जाना चाहिए। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने नव वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 स्थायी विकासात्मक लक्ष्य तैयार किए हैं। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक 17 ऐसे स्थायी विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्लान बनाया है। ये पूरे विश्व का यूनाइटेड नेशन का एक लोगो आपको दर्शाया गया है। इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।